हो गया शुरू। नमस्कार मित्रों, आज फिर क्या खोया क्या पाया की सीरीज़ में आपके सामने हम फिर एक बार उपस्थित हैं। हमारे आज अतिथि हैं श्री चंद्रशेखर सोनी जी। सोनी जी 59 वर्ष के हैं। नमस्कार। और शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं और OSD के पद पर कार्यरत हैं। इनको कई विधाओं के ये ज्ञाता हैं। शिक्षक होने के साथ साथ इनको अनाउंसिंग का और गाने गाने का बहुत बढ़िया शौक़ है, जो मेरी जानकारी में है। आगे से जीवन के संबंध में, जीवन की यात्रा के संबंध में इनसे ही पूछेंगे कि इन्होंने क्या खोया क्या पाया। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, ये आपको मालूम होगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि 60 साल का जीवन जीने के बाद अगर अपने जीवन का हम पुनर्मूल्यांकन करें तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर आप सफल रहे, कौन से पैरामीटर हैं जिनमें आप असफल रहे या चुनौतियां झेलीं, इन सब बातों में संक्षेप में हम आपका साक्षात्कार आज लेंगे। जी तो सोनी जी अपनी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों को। तो साहब ऐसा है कि मेरा जन्म जो है नरसिंहपुर ज़िले में हुआ था और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नरसिंहपुर में ही हुई। उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और शुरू से ही मुझे शिक्षा विभाग में जाने का बड़ा शौक़ था। मेरे जो संपर्क में जो लोग थे वो शिक्षा विभाग में ज़्यादातर लोग थे। तो शुरू से परिवार में भी ऐसा माहौल रहा कि साहित्यिक माहौल रहा। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं। उन्होंने 3 विषय में MA कर रखा था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनके संस्कार जो है हमारे अंदर पूरी तरह आए, स्वाभाविक, और उससे हमारी जो भाषा है वो बहुत अच्छी हुई जी, और उसका फ़ायदा आज तक मिल रहा है। तो हमारी उसके बाद की जो शिक्षा दीक्षा है सागर यूनिवर्सिटी में हुई और सागर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो वहाँ हमको बहुत साहित्य पढ़ने को मिला जी, बहुत सारे नॉवेल्स, कविता संग्रह वो सब पढ़े। तो वो सब चीज़ें हमारे व्यवहार में आई। और उसके बाद संयोग देखिए आपकी शिक्षा विभाग में 2 जगह मुझे नौकरी मिली। आकाशवाणी में मुझे काम करने का अवसर मिला, जहाँ की मैंने युवाणी प्रोग्राम में एंकरिंग का काम किया। तो इस तरह से, और उसके बाद शिक्षा विभाग में जो नौकरी चल रही है तो आज 33 ईयर्स हो गए हैं। बहुत बढ़िया, वो कंटिन्यू है। बहुत बढ़िया। आप क्या सोचते हैं इतने जीवन के पिछले समय में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की सामाजिक जीवन में, शिक्षा विभाग में रहते हुए? उपलब्धियों का देखा जाए तो शिक्षक के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो अच्छे मुकाम पर पहुँचें जी। और ये हमारे साथ भी हुआ कि हमने जब शुरू में ज्वाइन किया, राजगढ़ ज़िले में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं उनमें से आज 2 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कुछ प्रशासनिक सेवा में हैं, ज़्यादातर लोग टीचर्स भी हैं, कुछ व्यापारी हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था। तो कॉमर्स में ज़्यादातर वो भी बच्चे आते हैं जो कि व्यापारियों के बच्चे होते हैं और जिन्हें आगे चल के बिज़नेस वगैरह करना होता है। और यहाँ तक कि 1-2 बच्चे तो नेतागिरी में भी हैं जो आज मतलब विधायक भी बन चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। अच्छा, ऐसे कुछ आपके मन में कुछ चीज़ें रह गई कि आप नहीं कर पाए या करना चाहिए था आपको, आप छूट गया आपसे? हाँ, शुरू में जो हमारी इच्छा थी, जब 5वीं पढ़ते थे तब सेना के लोगों को देखकर इच्छा होती थी कि सेना में जाया जाए। तो उस वक्त सैनिक स्कूल में जाने की तैयारी भी की काफ़ी, लेकिन किसी कारणवश सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे पाया और इस कारण से सेना में जाना नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा सा मलाल है। अच्छा, आपकी 2 हॉबियाँ हमको मालूम हैं। जी जी। एक तो अनाउंसिंग करने की हॉबी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गला भगवान ने दिया है, और दूसरा आप गाने बहुत सुंदर गाते हैं। जी जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक आध गाना सुनाना चाहेंगे? हाँ, ये तो हॉबी है और इसको हम अपने दैनिक जीवन में चलाते भी रहते हैं, गाते रहते हैं, गाने गुनगुनाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक गाने की 2 लाइन पेश हैं जो कि हमारे जीवन पर भी खरी उतरती हैं। मुसाफिर हूँ यारो, बहुत बढ़िया, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते जाना, बस
चलते जाना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। सोनी जी, आप अगर अपने जीवन यात्रा में देखेंगे तो प्रत्येक प्राणी जो है एक विशेष चीज़ के लिए लालच रहता है। वो सबसे प्रेम पाना चाहता है जी। और सबसे सम्मान पाना चाहता है, अपनापन चाहता है। तो इस प्रेम के बारे में आपकी क्या धारणा है? देखिए, संपूर्ण जगत प्रेममय है और आप अपने जीवन में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सब यही कहेंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ये एक ऐसी भावना है जो कि हम सबको आपस में जोड़े हुए रखती है। और इसके अपोजिट में जितने भी काम होते हैं, जैसे शत्रुता तो सबसे ख़राब चीज़ है। दुर्योधन ने जो किया वो हम सब जानते हैं, जिसके कारण महाभारत हुई। तो वहाँ प्रेम नहीं थी, ईर्ष्या थी, इसलिए वो सब हुआ, महाभारत हुआ। और जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ सर्वत्र लोगों की भलाई होती है। दूसरा एक पैरामीटर में और भी है, जैसे कोई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे सीनियर लोग ये बोलते हैं कि भाई धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, है ना। और धैर्य का जीवन में बड़ा महत्व है। कई घटनाएं जो है धैर्य धारण करने से समय रहते हुए निपट जाती हैं। तो धैर्य के बारे में आपका व्याख्या क्या है? देखिए, धीरज रखने के लिए तो हमारे सभी संतों ने भी कहा है। कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, वो दोहा तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए और समय के अनुसार सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। तो धैर्य रखने में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो जाते हैं। अच्छा जी। अभी जैसे आपने कबीरदास जी का रेफरेंस लिया, तो आप चूँकि भजन भी अच्छे गाते हैं जी, तो दो लाइनें किसी अच्छे से भजन की आप दर्शकों को हमारे सुनाएं तो जी। अच्छा भजन भी हम बहुत अच्छे से गाते हैं और हमारे दोस्तों का भी भरपूर मनोरंजन उसमें होता है। तो बीच में अभी लास्ट ईयर जब राम जी की स्थापना हुई थी, राम जी का मंदिर बना था, तो उस समय एक राम जी का भजन बड़ा फेमस हुआ था। उसकी दो लाइन में सुना देता हूँ आपको। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका गला तो निसंदेह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा आप गाना भी गाते हैं। इसके अलावा और कोई हॉबी है आपकी? हॉबी तो बस यही गाने की है, और दूसरा दोस्तों के संग घूमने की एक हॉबी है, जिसमें कि हम पूरा करते रहते हैं समय समय पर टूर बनाते रहते हैं कहीं कहीं के। सेवानिवृत्ति के बाद आपका क्या उद्देश्य है? सेवानिवृत्ति के बाद बस देशाटन करना ही एक उद्देश्य है जी, कि जगह जगह घूम के लोगों की संस्कृतियों को जानेंगे और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे, समाज सेवा करेंगे जी, यही सब काम करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका उद्देश्य है। और अभी आप एक हरिओम ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो मुझे पता लगा है। जी जी। और हरिओम ग्रुप के आप बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं जी। तो अपने हरिओम ग्रुप के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए, इंसान को जीने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है, एक समाज की ज़रूरत होती है जी। और इसी तरह से हमको भी एक समाज की ज़रूरत है, दोस्तों की ज़रूरत है। तो संयोग से हमारे आसपास रहने वाले हमारे 10-15 लोगों का एक बढ़िया ग्रुप बन गया है, हरिओम ग्रुप जी। तो हरिओम ग्रुप में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और हमारे जो सदस्य हैं वो सभी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और समय समय पर कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं। ये भी उसी का एक अंग है जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और जीवन में जैसे कुछ लोग उम्र में आने के बाद कुछ विशेष प्रकार की हॉबी डेवलप कर लेते हैं, जैसे रीडिंग की हॉबी है, जैसे आपने कबीरदास जी का बोला। कुछ लोग संगीत में चले जाते हैं। संगीत वास्तव में एक साधना है जी, है ना। और जैसा कि आप महसूस करते होंगे, क्योंकि आप स्वयं भी इतने अच्छे गायक कलाकार हैं, तो संगीत से बड़ी साधना कोई हो नहीं सकती जी। तो संगीत के बारे में कुछ और बताएंगे? देखिए, संगीत तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी कहीं ना कहीं संगीत सुन कर बड़े हुए हैं। बिना का गीतमाला हम लोग बहुत सुनते थे, विविध भारती, पहले रेडियो चलता था तो रेडियो में ये सब कार्यक्रम आते थे और इनसे ही सुनकर हमने गुनगुनाना सीखा, धीरे धीरे गाना सीखा। तो संगीत का एक बड़ा विशेष महत्व है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ये सब गायक हैं जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली। आजकल के गायकों के तो नाम भी याद नहीं होते हैं लेकिन ये सदाबहार गायक हैं जिनको हम लोग सुनते आए हैं।
ये संगीत में जब चेंज आया है, वेस्टर्न पुट आया है हमारे क्लासिकल और हिंदुस्तानी संगीत में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समय के साथ साथ हर चीज़ें बदलती हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रहती है, लेकिन संगीत अमर है। ये अलग बात है कि संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं वो बदलते रहते हैं, उसके गायक कलाकारों की धुनें बदलती रहती हैं, लेकिन संगीत अमर है। नहीं, संगीत अमर है, ये सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पुराना जो संगीत था, जो मध्यकाल का संगीत रहा है, जो लिरिक्स रहते थे, जो शब्द रहते थे, जो लेखक रहते थे, और जिस तरीके से उसमें एक संदेश छिपा रहता था, भावनाओं से जुड़े पुड़े रहते थे, लोगों को आज भी गुनगुनाने में आनंद आता है उनको। लेकिन आज का संगीत तो ऐसा है, आज हिट हुआ और 4 महीने बाद गायब मार्केट से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, वो ज़माने का जो संगीत था वो बड़ा सदाबहार था और बहुत कर्णप्रिय संगीत था, इस बात को हम सब मानते हैं जी। लेकिन लोगों का दृष्टिकोण है ये देखने का, हमारा भी दृष्टिकोण है, चूँकि हम उस एज के लोग हैं जी, इसलिए हमको उस युग से ज़्यादा प्यार है जी। आजकल के जो बच्चे हैं उनको आप देखोगे तो वो नया संगीत सुनना ही पसंद करते हैं। उनको पुराने संगीत में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनने वो सुना नहीं, और सुना भी है तो वैसे ही चलते फिरते सुना है, और आज का संगीत ज़्यादा पॉपुलर है उनके लिए। तो ये एक समय के साथ साथ जो परिवर्तन है वो है, लेकिन संगीत सब अच्छा होता है, मधुर होता है। हम भी अगर आज का संगीत ध्यान से सुनेंगे तो हमको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन हम सुनते नहीं। बहुत बढ़िया। दूसरा ये बताइए, चूँकि आप शिक्षक हैं, इस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो है शिक्षा पर ही डिपेंड करती है। जैसी शिक्षा बच्चों को दी जाती है वैसे नागरिक तैयार होते हैं और राष्ट्र उसी हिसाब से प्रगति करता है। आपने इस बारे में क्या चिंतन किया है कि आप शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ विशेष संशोधन करना चाहेंगे, या जो चल रही है वो सही है? देखिए, अभी हमारे देश में शिक्षा विभाग में 2 नीतियाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जिनको जाना जाता है। लेकिन अभी एक शिक्षा नीति में सुधार की ज़रूरत हुई तो सन 2020 में एक नई शिक्षा नीति बनी है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बोलते हैं। उसमें काफ़ी कुछ चेंज किए गए, और उसमें जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनके कैंपस भी भारत में खोलने का एक सुझाव दिया गया है, और वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। और एक बात और है उसकी खास कि 1ली से 5वीं तक बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, और अगर जमता है तो उसको कक्षा 8वीं तक बढ़ाने का भी सिफारिश की गई है। और उसके अलावा बच्चों को त्रिभाषा फार्मूला भी दिया गया है, जिससे कि वो एक मातृभाषा, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक कोई भी भाषा वो ले सकते हैं। तो इस टाइप से नई शिक्षा नीति में काफ़ी सुधार किए गए हैं। इसमें तकनीकी शिक्षा सिखाने के लिए, कौशल देने के लिए भी शिक्षा का प्रावधान है, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है जी। और इससे काफ़ी सुधार हुआ है, और आने वाले समय में बहुत कुछ सुधार आएगा। नहीं, प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी जी, उसमें शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान का अर्जन करना। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अब जो वर्तमान युग में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी पा जाओगे और अच्छे रहोगे। तो मतलब मेन उद्देश्य जो ज्ञान के बजाय नौकरी पर आधारित हो गया। किसी तरीके से आप तैयारी करके और कंपटीशन पार करें, जीतें, और उसमें जो है नौकरी पा जाएं, भी शादी ब्याह करने परंपरागत जीवन शैली में आगे बढ़ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि अपने यहाँ जीवन कैसा होना चाहिए? देखिए, आखिरी उद्देश्य तो मनुष्य का ये है कि वो अच्छे से जीते हुए संस्कारों के साथ जिए, लेकिन शिक्षा का एक उद्देश्य पैसा कमाना भी होता है, आजीविका कमाना भी होता है। अल्टीमेट वही उद्देश्य हम ज़्यादातर देखने में आता है। लेकिन जो लोग ये नहीं करते हैं तो वो लोग साधु संत बन जाते हैं, उनका भी जीवन बहुत नहीं, मेरा ये कहना ये है कि पुराने ज़माने में जो शिक्षा ट्रांसफ़र होती थी पीढ़ी तो पीढ़ी से पीढ़ी तक, हाँ। जैसे एक बढ़ई है वो कारपेंटरी का काम करता है, वो अपना सारा हुनर अपने बच्चों को सिखाता था, और उससे वो बच्चे और अच्छे कलाकार बनते थे, आर्टिस्ट बनते थे। आज भी पुरानी इमारतें देख लो तो आज की इमारतें उसके आगे कहीं नहीं लगती, और अपन विश्वास नहीं कर सकते इतने दुर्गम स्थान पर इतने बढ़िया किले और आकृतियाँ तैयार की हैं इन्होंने कि जिसकी अब आज की डेट में कल्पना भी नहीं कर सकते, और इतनी मजबूत, इतनी सुंदर बनाई हैं कि आज भी वो यथावत लगभग हैं। लेकिन आज क्या है, आज हम जो रचनाएं करते हैं, जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं है, उनमें वो चीज़ भी नहीं है। जबकि उस समय साधन संसाधन कम थे, नेचुरल चीज़ें थी। आज तो काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। तो ये उसमें भी पैसा मिलता था, क्योंकि गुणी हो जाते थे, पैसा उनको उसमें भी मिलता था।
भाई कोई भी कला आपको आती है तो उसका मूल उद्देश्य तो कला रहती है, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट तो पैसा है ही है, वो तो मिल ही जाता है जब आप कोई कला में जाओगे। तो आपका जो कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य से पैसा कमाना है, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही है। काफ़ी हद तक सही है, लेकिन शिक्षा जो है आदमी को हुनर सिखाती है और वही हुनर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ता है। और हम देखते हैं कि आज भी शिक्षा पिता से पुत्र में ट्रांसफ़र होती है और समाज में एक दूसरे को देख के ही लोग बहुत कुछ सीखते हैं और उसी से संसार में जो भी प्रगति हो रही है वो हम देख रहे हैं। चलिए दूसरा, अब आखिरी सवाल एक हमारा है कि आज हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप शिक्षा विभाग में भी हैं जी। और अच्छे कलाकार भी हैं और जीवन के बारे में आपका दृष्टिकोण भी काफ़ी सकारात्मक है, इसलिए हम ये चाहेंगे विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के लिए आप जो है कुछ संदेश हमारे दर्शकों को दें। इसमें मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा जी। हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो युवाओं को यही संदेश है कि वो मायूस ना हो और सूरज की तरह निकलते रहें। सूरज भी एक दिन डूबता है तो दूसरे दिन फिर निकलता है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारे सामने दिया। जी। और आज के हो गया।